दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग ग्रामीण विकास में बहुत दूर तक आ गए हैं। पढ़ते पढ़ते 10-15 किलोमीटर तो आ ही गए होंगे, पर ये मजाक का विषय है। हम लोगों ने बहुत बारीकी से ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में इस सब को बहुत बेहतर तरीके से समझा और अभी हम इस टॉपिक का आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। हम सब ने शुरू किया था ग्रामीण विकास के क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ रूरल डेवलपमेंट। उसमें हमने 4 फील्ड्स को डिस्कस किया था, 4 क्षेत्र को डिस्कस किया था। पहला था कृषि एवं सहायक क्रियाएं, दूसरा था हमारा ग्रामीण उद्योग, तीसरा था हमारा सामाजिक सेवाएं और आज चौथा स्टेप हम पढ़ने वाले हैं। चौथा क्षेत्र हम पढ़ने वाले हैं जो है अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको आधारभूत ढांचा भी कहा जा सकता है। ज़्यादा लंबी वीडियो तो नहीं होने वाली है, छोटी सी वीडियो रखेंगे क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत विस्तार से वीडियो बनाई थी और भी बताया भी था कि भाई पूरी वीडियो बन गई। और फ़ोन से मैं वीडियो हमेशा शूट करता हूँ, आपका धीरे धीरे प्यार रहा तो धीरे धीरे कैमरा भी लेके आएंगे और डिजिटल बोर्ड भी लेके आएंगे। बहुत सारे लोग उल्टा सीधा बोलते रहते हैं कि भाई तुम व्यूज़ के लिए वीडियो डालते हो, तो भाई अब उनको लगता है कि बहुत करोड़ों रुपए आते होंगे। भाई अगर इतने रुपए आते तो मैं इस वाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा होता, मेरे पास भी पूरा का पूरा सेटअप होता। तो इसलिए चीज़ों को समझना चाहिए। चल खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ, दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, पूरा लिखना पड़ा दोबारा से। तो आधारभूत ढांचा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, या इंफ्रास्ट्रक्चर आप समझते होंगे मतलब कि आप ये मानो बिल्कुल रीढ़ है जो चीज़ है ना, मतलब जिसके माध्यम से जिसकी कमी के बिना आप बहुत हद तक किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था की, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था से पूरी तरह से कट जाएंगे, देश की मुख्य धारा से आप बिल्कुल कट जाएंगे बिना इस इंफ्रास्ट्रक्चर के। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आपने शहरों में देखा होगा, शहर डेवलप क्यों दिखाई देते हैं? सबसे बड़ी बात, शहरों में सड़कों का जाल दिखाई देता है। ठीक है, सड़कों का जाल दिखाई देगा आपको प्रॉपर। अगर बड़ा शहर है तो आपको एयर कनेक्टिविटी भी दिखाई देगी, आपको रेलवे ट्रांसपोर्ट दिखाई देगा, आपको रेलवे कनेक्टिविटी दिखाई देगी, आपको कम्युनिकेशन का हर वो तरीका दिखेगा जो उस दौरान उस क्षेत्र में चल रहा होगा या उस जनरेशन में चल रहा होगा। आपको बैंकिंग सेक्टर बहुत उन्नत मिलेगा, आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत उन्नत उसमें मिलेंगी, आपको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, शासन सब कुछ बहुत बेहतर मिलेगा। और इसी का नाम है आधारभूत ढांचा। ठीक है, आधारभूत ढांचा यानी कि जो आधार है किसी भी अर्थव्यवस्था का, वो चीज़ है। और स्पेशली ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, ग्रामीण विकास के संदर्भ में बात करते हैं, तो कुल मिला के 6 टॉपिक हैं जिन पे हमको थोड़ा सा डिस्कशन करना है। थोड़ा सा इसमें फैक्चुअल डाटा है बट समझने का थोड़ा सा ज़्यादा है। पहला है, देखो इसमें परिवहन। ठीक है, परिवहन, ठीक है, परिवहन, ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है संचार, कम्युनिकेशन। तीसरा है बैंकिंग। चौथा है आपका बीमा, है ना, बीमा होता है ना, बीमा, इंश्योरेंस है। पांचवा है आपका पंचायती राज व्यवस्था यानी कि पंचायत, जो आपकी लोकल बॉडीज हैं, लोकल आपकी एक तरह से मान सकते हैं स्थानीय स्वशासन आप कह सकते हैं। और आपका लास्ट है सहकारी संस्था या समितियां। इनके बारे में डिस्कशन करना जरूरी है। यदि किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में इन 6 के 6 सेक्टर्स को बहुत उन्नत स्तर पर ले जाया जाए, बहुत उन्नत स्तर पर हम इसको बढ़ाएं, एक अलग ही लेवल पर इसको प्रमोट करें, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी बंप मारेगी। इसका उदाहरण भी मैं आपको समझाऊंगा कहां कहां कैसे कैसे चीजों को किया जाता है। सबसे पहले बात की जाए परिवहन की, तो परिवहन मुख्यतः 3 आधार पर किया जाता है पूरे विश्व में। पहला है सड़क द्वारा परिवहन, दूसरा है रेलवे द्वारा परिवहन और तीसरा है आपका वायु के द्वारा परिवहन, है ना। मैंने क्या बोल दिया, पहला है सड़क द्वारा, दूसरा है आपका रेलवे के द्वारा, सड़क रेलवे एक तरह से ही आप मान सकते हैं, दूसरा है आपका जल के द्वारा और तीसरा है वायु के द्वारा, यानी कि स्थल से, जल से और वायु से। स्थल पर आपके सड़क के द्वारा और रेलवे के द्वारा, ये दोनों हो जाते हैं। तो अगर हम सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में रेलवे जैसा कुछ इतना बड़ा आपको दिखाई नहीं देगा। कोई बड़े कस्बे हैं तो उनसे जुड़ाव हो सकता है,
पर ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो बात है वो सड़कों की आती है। वहाँ पे वायु का भी कुछ नहीं है ना, एयरप्लेन से भी कुछ नहीं है कि भाई उस गांव में भी उतर रहा है जहाज, उस गांव में भी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मेन अगर परिवहन की बात की जाती है तो सड़कों की बात की जाती है। और भारत में आपको एक बात बताता हूं, भारत विश्व में दूसरा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा लंबाई की सड़कें हैं, यानी सड़क निर्माण में दूसरे नंबर पर भारत आता है। और भारत में भी 70% सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं, या आप कह सकते हैं ग्रामीण सड़कें हैं। यदि मान लें हम कि पूरे भारत में 100 सड़कें बनी हुई हैं तो 70 सड़कें आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में बनी हुई हैं। और आज के समय में देखो, जब सड़कें बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्यों, आपने कृषि किया, आपने या कृषि संबंधी कोई क्रिया की, ठीक है, आपने मधुमक्खी पालन किया, आपने मछली पालन किया, आपने मुर्गी पालन किया, आपने और भी कोई काम किया, ठीक है, इनका जो भी उत्पाद आपने पैदा किया, आपने जो भी उत्पादकता दिखाई, आपने जो भी प्रोडक्ट बना के तैयार किया, ठीक है, आपने गन्ना किया, ठीक है, गन्ना आपने तैयार कर दिया कृषि से, आपने चावल, आपने गेहूं, आपने बाजरा, ये सब तैयार किया, आपने शहद तैयार किया, आपने मुर्गी के अंडे या मुर्गियां, मतलब सब चीज़ आपने तैयार की, या आपने ग्रामीण उद्योग के माध्यम से आपने नए नए हथकरघा के माध्यम से साड़ियां, वस्त्र तैयार किए, या आपने क्या काम किया, हस्त कौशल से आपने नई नई चीज़ें बनाई, तमाम आपने काम किए। बट यदि आपके गांव में सड़क की सुविधा नहीं है तो आप कितना भी अच्छा माल बनाते रहिए, आप देश की मुख्य धारा से पूर्णतः कट जाएंगे और आपके उत्पाद की उतनी वैल्यू नहीं रह जाएगी। दूसरी बात है, आपके उत्पाद को बनाने के लिए भी, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि सारी चीज़ें ग्रामीण क्षेत्र में ही कच्चे स्तर पर, कच्चे माल के रूप में आपको मिल जाए, उनके लिए भी आपको निकटतम कस्बे तक, निकटतम आपको तहसील तक, निकटतम आपको जिले तक जाना पड़ेगा, अपने शहर तक जाना पड़ेगा, सामान लेके आना पड़ेगा। यदि सड़क ही नहीं होंगी तो ये सबका कोई भी मायना नहीं रह जाता है। यदि परिवहन की कनेक्टिविटी, परिवहन से ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और आज भी भारत में जो सड़कों की स्थिति है वो बहुत दयनीय है। अभी समय में एकदम क्रांति का समय आ गया है। एक्चुअली में अगर हम वेस्ट यूपी में देखें तो अभी से 5-7 साल पहले, एक्चुअली में अब आपको लगेगा कि मैं किसी गवर्नमेंट की तारीफ करने जा रहा हूं, तो आप सबको पता है मेरा रवैया हमेशा क्लियर रहता है, जो विकास कर रहा है उस व्यक्ति की बड़ाई होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जो गवर्नमेंट, भारत सरकार जो कार्य कर रही है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूं। भारत सरकार ने पूरे के पूरे भारत में सड़कों का जाल बिछा दिया है। और वेस्टर्न यूपी की बात करें तो यहां पर तो जहां देखें चारों तरफ सड़कें ही सड़कें दिखाई देती हैं, क्योंकि सड़क आधार है पूरे देश को एक साथ जोड़ने का, पूरे देश को एक कनेक्टिविटी में रखने का। आप कहीं भी जाइए, किसी भी समय जाइए, इस समय जहां पे मैं खड़ा हूं मेरे सामने से इधर से सड़क निकल रही है, इधर से सड़क निकल रही है, एक्चुअली में यहां से 50 मीटर दूर से सड़क निकल रही है, मेन हाईवे, ठीक है, इधर से जो NH58 में आगे जाके मिल जाएगा। इधर स्टेट हाईवे 59 है मेरे सामने, यहाँ पे बिल्कुल मुश्किल से 50 मीटर पे आगे यहाँ तिराहा टाइप है इधर, और आगे अगर 1 किलोमीटर दूर जाते हैं वहाँ पे सड़क है, चारों तरफ सड़कें हैं। तो इतना मतलब फर्क पड़ता है। और क्योंकि यहाँ पर सड़कें हैं तो यहाँ पर विकास हो रहा है, तो विकास के लिए सड़कों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परंतु आज भी भारत में लाखों गाँव ऐसे हैं, हो सकता है आपका गाँव भी उसमें एक हो, जहाँ पर सड़कें या तो है ही नहीं, बस सड़क जैसी स्थिति बनी हुई है, एक रास्ता टाइप है, या तो सड़कें हैं ही नहीं, और सड़कें हैं तो वो बदहवास हालत में हैं, बहुत बुरी हालत में हैं, टूटी पड़ी हैं, कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बट इसी क्षेत्र में फिर एक योजना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है सन 2012 में चली PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को चलाया गया, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से एक पहल की गई, एक उद्देश्य रखा गया इस योजना का कि भाई 500 व्यक्तियों की आबादी की बसावट जहां पे होगी, बसावट मतलब लोग बसे हुए हैं, यानी इनमें क्या रखा गया, देखो गांव के लिए एक मिनिमम आंकड़ा है कि भाई 1000 आदमी होने चाहिए किसी गांव को, किसी बसावट को गांव मानने के लिए। बट ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे क्षेत्र में ऐसे रहता है कि भाई हमारे क्षेत्र में कहते हैं गांव, परंतु थोड़ा सा और बैकवर्ड में जाते हैं तो गांव ना बोल के ऐसे बोलते हैं भाई कहाँ जा रहा है, गांव में जा रहा हूं भाई, गांव म लगा देते हैं, बाकी जगह म लगा देते हैं, और एक गांव को गांव बोल देते हैं। और जो छोटे छोटे गांव होते हैं, मतलब कि जहाँ पे कुल मिला के 100 घर हैं, मतलब आपके
100 घर तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 50 घर हैं, मतलब कुल मिला के 200 400 500 700 ही लोग रह रहे हैं, तो उनको गांव ना बोल के गामड़ी कह देते हैं। गामड़ी आपने सुना होगा, यदि आप वेस्टर्न यूपी में गए होंगे आपने देखा होगा, या वेस्टर्न यूपी से बिलोंग करते होंगे तो गामड़ी कह देते, छोटा गाँव। तो 500 व्यक्ति जो हैं मैदानी क्षेत्र में, इस योजना का उद्देश्य था कि भाई उस आबादी तक भी हमको सड़क पहुंचानी है। मैदानी क्षेत्र मतलब जो आप प्लेन देख रहे हैं, गंगा यमुना का जो प्लेन है, ये पूरा का पूरा आपको देखने को मिलता है। जो प्लेन आपको पता होगा, उसमें आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो प्लेन में 500 आबादी की बसावट वाले जो गांव है या बसावट है, उसको 12 सड़क दें, है ना। 12 सड़क उसके पास होनी चाहिए, यानी कि बरसात आए और आपकी गर्मियां आए, सर्दियां आए, शरद ऋतु आए, ग्रीष्म आए, वसंत आए, कोई भी ऋतु हो, 12 के 12 महीने उसके पास सड़क अवेलेबल होनी चाहिए। और पहाड़ी क्षेत्रों में और रेगिस्तानी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्र मतलब आपका हो गया हिमाचल हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया आपका, और ऊपर का जो एरिया हो गया टोटल, है ना, इधर आप चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, और भी साउथ इंडिया में जो भी पहाड़ी एरियाज हैं, वहां पे कम से कम 250 व्यक्तियों की आबादी वाला जो स्थान है, जो बसावट है पहाड़ी क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में, उनको 12 सड़क उपलब्ध हो, ऐसी ये योजना है। इसका लक्ष्य जो रखा गया है वो 2025 तक रखा गया है। अब देखेंगे 2025 में क्या स्थिति बन जाएगी। आप लोग भी थोड़ा अवेयर रहिए, पर सड़कें तो बहुत ज़्यादा बन रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो परिवहन के लिए जो सड़क वाला मॉडल है पूरा, मतलब सड़क जो है, इसको विकसित करने से गांव विकसित हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात करें संचार की, तो संचार के मामले में तो बहुत विकास आया ही है। नई नई जो कंपनीज है, जैसे जियो ने तहलका मचा दिया एकदम। पहले आप देखते होंगे कि 1 GB डाटा मतलब मिलता था कितना, 28 रुपए का, 30 रुपए का, 40 रुपए तक का मिलता था किसी किसी कंपनी में। बट जो क्षमा प्रार्थी हूँ, पता नहीं मेरे को छींक आ गई, माफ़ी चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए जो संचार है, अब जियो ने एकदम तहलका लेके आ गया पूरा का पूरा, फ्री में इंटरनेट देना शुरू कर दिया हो। तो आज भी मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर शहर के समतुल्य ही संचार की व्यवस्थाएं अब उपलब्ध हैं। फ़ोन भी है और फाइबर केबल भी बिछ रहा है, और आपका वाईफाई वगैरह सब सुविधाएं अब पहुंच गई हैं, परंतु और ज़्यादा बेहतरी करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह की रेंज, जिस तरह के सिग्नल शहरों में मिल जाते हैं, उस तरह का गांव में नहीं मिलता। तो संचार का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संचार के बिना, संचार मतलब कम्युनिकेट करना, एक साथ में जुड़े रहना, तो ये भी एक मुख्य धारा से जुड़ाव का मामला है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका बैंकिंग। बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गांव में आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे कि आपने कृषि या कृषि संबंधी, कृषि सहायक क्रियाओं को शुरू करने का सोचा, या आपने कृषि संबंधी कोई लोन लेने का सोचा, या आपको पैसे की ज़रूरत है, तो गाँव में सामान्यतः क्या रहता है, जब हमने गांव की समस्याओं को पढ़ा था, तो उसमें ऋणग्रस्तता हमने पढ़ा था, है ना, डेप्थनेस पढ़ा था, कि गांव का जो किसान होता है उसकी एक बात होती है, एक कहावत पढ़ी थी हम लोगों ने एक, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई जो गांव का किसान होता है वह ऋण में ही जन्म लेता है, ऋण में ही बड़ा होता है, ऋण में ही मर जाता है। तो गांव में जो सेठ साहूकार होते हैं, बड़े किसान होते हैं, वो इतना ज़्यादा ब्याज वसूलते हैं कि जो मूल लिया होता है, एक्चुअली वो मूल कभी चूकता ही नहीं है, और हमेशा ब्याज 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 उतारने में ही समस्या बढ़ती चली जाती है और व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है। और इसी कारण से बहुत सारे क्षेत्रों में, खासकर महाराष्ट्र के एरिया में, बहुत ज़्यादा किसानों की आत्महत्या का मामला सामने आता है। तो बैंकिंग सुविधाओं का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो किसानों को या ग्रामीण व्यक्तियों को बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर लोन, पैसा मुहैया करा सके, जिससे वो अपनी किसी भी काम को, चाहे वो ग्रामीण उद्योग शुरू करना चाहता हो या कृषि सहायक क्रियाओं में इन्वेस्ट करना चाहता हो, बीज के लिए पैसा चाहिए हो, खाद के लिए पैसा चाहिए हो, तो उसके लिए मतलब पैसा अवेलेबल करा पाए। तो बैंकिंग सेक्टर का बहुत ज़्यादा उन्नत होना ज़रूरी है, तभी ये गाँव का जो विकास है, ग्रामीण विकास है, वो होना संभव है। आप मानिए आज भी बहुत सारे गांवों में, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में इस सुविधा का अभाव देखने को मिलता है, और यदि अभाव नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा विकसित अवस्था में देखने के लिए नहीं मिलती हैं। आरबीआई ने भी एक नई पहल निकाली है
भारत सरकार के कहने पर कि भाई हर ग्रामीण क्षेत्र में ये बैंकिंग कनेक्टिविटी जरूर होनी चाहिए। वहां पर आपने कोई ना कोई आउटलेट जरूर खोलना है, बैंकिंग आउटलेट आपको जरूर खोलना है, कोई बैंकिंग संस्था या कि कोई बैंक की छोटी मोटी ब्रांच आपको जरूर डालनी है, जिससे व्यक्ति बैंकिंग का कनेक्टिविटी में संलग्न हो जाए। आपको पता है कि अभी एक योजना आई थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये योजना आने से पहले भारत के अधिकांश लोगों के पास अपना अकाउंट ही नहीं था। 21वीं सदी में भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या के पास अपना निजी अकाउंट ही नहीं था। और निजी अकाउंट अगर उस व्यक्ति के पास नहीं है तो चाहे आप कितने भी बैंक खोल लो, उसको लोन की सुविधा तो कभी नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो कहेगा कि भाई आप हमारे बैंक में ही इन्वॉल्व नहीं हो, आप हमारा कस्टमर नहीं हो, आप हमारे खाता धारक नहीं हो, तो आपको कैसे हम लोन दे दें। तो ये बड़ी समस्या है कि भाई सुविधाओं का अभाव है, बैंक है नहीं। अगर बैंक है तो वहां पर लोगों ने खाता नहीं खुलवा रखा है तो बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से भारत के लाखों लोगों का अकाउंट बैंकों में खोला गया और बैंकों ने भी इस क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ठीक है, इसमें आप में से भी बहुत सारे लोगों ने इसमें खाता खोला होगा प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब लोगों को ने खाता खुलवाया तो अब उन्हें बैंकों के माध्यम से, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बैंक होते हैं, आपने देखा होगा है ना, जैसे सर्व यूपी ग्रामीण बैंक, प्रथमा बैंक होता है, आपने देखा होगा। और 6 महीने में एक पेपर होता है आरआरबी का, रीजनल रूरल बैंक का पेपर होता है, क्लर्क का होता है और होता है आपका किसका, पीओ का होता है, ऑफिस असिस्टेंट वगैरह तमाम पोस्ट उसमें निकलती हैं। तो इनमें एक चीज और है, आप भी इसमें तैयारी कर सकते हैं, बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाता है और आपके पास के ही गांव में कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगी इसमें। तो ग्रामीण बैंकों को खोला जा रहा है साथ में आरआरबीज को खोला जा रहा है। और ये जो बैंक होते हैं खासकर ये किसी न किसी बैंक की सहकारिता के साथ में ही चलते हैं, किसी न किसी बैंक के आउटलेट होते हैं, या तो पीएनबी के समर्थन वाले भी देखने को मिल जाएंगे आपको, है ना, एसबीआई के समर्थन वाले देखने को मिल जाएंगे ग्रामीण बैंक। तो इनका विकसित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है गांव की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। ठीक है, उसके बाद बात आती है बीमा की। ठीक है, बीमा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग हो जाता है। ठीक है, देखो यहां पे जो बात हो रही है वो बात आपकी हो रही है, यहां पे आपकी फसल बीमा की बात हो रही है और आपकी व्यक्ति के संबंध में बीमा की बात हो रही है। तो बीमा भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो हमने बात की थी कृषि एवं सहायक क्रियाओं में बीमा की बात की थी और उसके बाद ग्रामीण उद्योगों में बात की थी, परंतु जब बैंकिंग की बात यहाँ पे हो रही है तो बीमा की, इंश्योरेंस की बात यहाँ पे होनी चाहिए कि जो फसल है उसका भी बीमा हो और व्यक्ति का बीमा हो। तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है और प्रधानमंत्री एक बीमा योजना भी है जो व्यक्तियों से संबंधित है। मात्र 12 रुपए सालाना की दर पे आप दे के और एक अपने लिए आप एक अच्छा खासा लाइफ इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। पर इसके बारे में भी ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा पता नहीं है, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, इसके बारे में भी अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब बात करते हैं देखो सहकारी समितियों संस्थाओं की। अगर गांव के लोगों का वास्तविकता में आर्थिक विकास करना है तो इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाना ज़रूरी है। इस पॉइंट को, इन संस्थाओं को, इन समितियों को एक अलग ही लेवल पे ले जाने की ज़रूरत है। देखो सहकारी जो शब्द है, सहकारी, सह का मतलब होता है साथ और कारी मतलब करना, साथ में मिलकर कार्य करना उसको कहते हैं सहकारी। कोऑपरेटिव है ना, कोऑपरेट करना, साथ में मिलकर काम करना। तो कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं या इंस्टीट्यूशन हैं, आप संस्थाएं कह लीजिए, समिति कह लीजिए, इनका बहुत बड़े लेवल पर गांव में विकास नहीं देखने को मिलता है। बट अगर वास्तविकता में गांव के हर व्यक्ति की आर्थिक उन्नति करनी है तो इसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, लोगों को इसके बारे में बताना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी स्थापना तो या तो गांव में हुई नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में, एक बार आप वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मेरे याद नहीं रहा बताना, आपने ले लिया होगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में या तो इनकी स्थापना हुई नहीं, और स्थापना हुई तो लोगों ने इनके सिद्धांतों का पालन नहीं किया, सहकारिता के सिद्धांत का पालन नहीं किया, सहकारिता की भावना का अभाव रहा। सहकारिता की भावना, साथ मिलकर काम करने की भावना। और एक्चुअली में अगर सहकारिता की बात की जाए, आपको मैं एक बात बताता हूं, सहकारिता क्या चीज है, साथ में मिलकर काम करना। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं।
देखो, अगर ग्रामीण विकास करना है किनका, गांवों का, तो आपको सहकारी संस्थाओं का विकास करना होगा। सहकारी संस्थाएं कौन सी संस्था होती हैं अभी क्लियर करूंगा। और क्योंकि महाराष्ट्र में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में कोई विशेष विकास पहले देखने को नहीं मिल रहा था, पर उन्होंने सहकारी संस्थाओं को बहुत अच्छे ढंग से विकसित किया महाराष्ट्र में और गुजरात में। तो वहां के लोग आर्थिक संपन्न हो गए, रुपए पैसे से मजबूत हो गए वो लोग। तो सहकारी संस्थाएं क्या होती है, समिति क्या होती है, ये लोगों का एक समूह होता है। ठीक है, ये क्या होता है, लोगों का एक समूह होता है। अब सहकारी का मतलब साथ मिलकर काम करना, तो अकेला तो रहेगा नहीं, 5 4 10 लोग तो रहेंगे ही, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। और ये लोग मिलकर आर्थिक लाभ हेतु कार्य करते हैं, आर्थिक लाभ हेतु मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, ये कोई सरकारी संस्थाएं नहीं है, ये लोगों के द्वारा ही बनाई गई संस्थाएं हैं, जिनमें वो मिलकर कार्य करते हैं अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अपने आर्थिक लाभ के लिए, अपने इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। और इन संस्थाओं में व्यक्तिगत लाभ नहीं देखा जाता, सामूहिक लाभ देखा जाता है। क्या होता है, सामूहिक लाभ देखा जाता है, व्यक्तिगत लाभ बिल्कुल नहीं देखा जाता। अब मैं समझाता हूं, मतलब कैसे, अब आपको समझ में नहीं आई होगी बात। जैसे आप मानो कि एक अच्छा खासा बड़ा गांव है और उस गांव में नौजवान लड़के हैं, छोटे बच्चे भी हैं, फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाले सारे बच्चे हैं, 12वीं कक्षा तक के, ग्रेजुएशन के बच्चे भी हैं, कंपटीशन की तैयारी करने वाले भी बच्चे हैं। बड़ा गांव है, बड़ा क्षेत्र है। तो उस गांव के बच्चों को पढ़ने की पुस्तकों के लिए शहर जाना पड़ता है, रिटेलर से खरीदनी पड़ती हैं चीज़ें, और फिर वो उनको बड़े महंगे दामों में मिलती है। तो यहां पर गांव के कुछ लड़के आपस में मिलकर क्या कर सकते हैं, गांव के कुछ लड़के आपस में मिल गए और उन्होंने क्या किया कि भाई हम तुम सबको बुक प्रोवाइड करेंगे, और जो बुक जितनी महंगी आप बाजार से ला रहे हो उससे सस्ती ही प्रोवाइड करेंगे। और उन लोगों ने क्या सोचा कि भाई हम एक काम करेंगे, हम रिटेलर से नहीं खरीदेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं खरीदेंगे, हम कहां से खरीदेंगे, हम सीधे प्रकाशक से खरीदेंगे, पब्लिकेशक से जो पब्लिकेशन है, जो पब्लिशर है, उससे डायरेक्ट खरीदेंगे। तो पब्लिशर डिस्ट्रीब्यूटर को भी उतने में दे रहा है और वो इनको भी दे देगा कि भाई हमको दे दो, वो दे देगा बिल्कुल उतने पे, उतने % छूट पे दे देगा। तो इन लोगों ने क्या काम किया, अपनी एक संस्था बनाई, अपनी एक समिति बनाई और डायरेक्ट पब्लिशर से बुक लेके चले आए। और मानो कोई बुक मार्केट में 150 रुपए की मिल रही थी, रिटेलर के माध्यम से आपको प्राप्त हो रही थी, इन्होंने लाके 140 में दे दी, इन्होंने लाके 135 में दे दी, 130 में दे दी। तो इन लोगों का जो बीच का, जो डिस्ट्रीब्यूटर का और रिटेलर का जो मार्जिन था वो खत्म कर दिया। तो उनका काम खत्म कर दिया, गांव में बुक सस्ती मिल गई, इन्होंने भी अच्छा खासा कमा लिया। तो जो सब पैसा इकट्ठा हुआ वो मिलकर आपस में बांट दिया। तो अपने आर्थिक लाभ के लिए इन्होंने एक संस्था, एक समिति बनाई, जिसको सहकारी समिति या संस्था कहा गया। तो इस तरह से गांव में विकास किया जा सकता है। कहां कहां विकास किया जा सकता है, किसान मिलकर खाद इकट्ठा कर सकते हैं, बीज ला सकते हैं, ठीक है, सस्ते दामों पे ला सकते हैं, सस्ते दामों में बेच सकते हैं, इससे उनका फायदा होगा। ग्रामीण विकास से संबंधित कोई, ग्रामीण उद्योगों से संबंधित कोई माल मिल रहा होगा, कोई भी चीज है, कुछ भी, अपार संभावनाएं हैं, बस देखने की आवश्यकता है। तो सहकारी संस्थाओं का विकास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, पंचायती राज व्यवस्था। देखो, पंचायती राज व्यवस्था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गांधी जी ने भी ये बात कही थी कि भाई वास्तविकता में अगर देश का विकास करना है तो गांवों का विकास करना होगा, क्योंकि भारत गांवों में ही बसता है। देश की लगभग 70% जनसंख्या गांवों में रहती है। तो गांव का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होगा तो देश की अर्थव्यवस्था का विकास होगा। तो क्या करना पड़ेगा, आप लोग केंद्र स्तर पर शासन कर रहे हैं, कीजिए, आपको राज्य स्तर पर शासन करना है, कीजिए, पर आप पंचायत स्तर पर भी, आप ग्राम स्तर पर, आप खंड स्तर पर, आप जनपद स्तर पर भी स्थानीय सुशासन को शुरू कीजिए। और संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। उन नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 40 एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसका नाम है पंचायती राज। ठीक है, उसके बारे में कहा गया। डीपीएसपी क्या है, आयरलैंड से लिए हुए कुछ ऐसे तत्व हैं जो सरकार को कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए सुझाव देते हैं कि भाई आपको ऐसा भी करना चाहिए, लोगों का इससे भला होगा, लोगों को इससे फायदा होगा, वो ऐसा काम करते हैं। तो उसी में आर्टिकल 40 में ये बात कही गई और फाइनली इसको इंप्लीमेंट किया गया 1992 और 3 में। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73 और 74, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका की स्थापना की गई है ना। आप स्थानीय स्वशासन इसको कह सकते हैं, परंतु
अगर ये वास्तविकता में इंप्लीमेंट हो जाए, आज ये दिखाई तो देते हैं, किसी क्षेत्र में बहुत उन्नत अवस्था में दिखाई देते हैं और किसी क्षेत्र में केवल नामचारे को पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलती है। यदि पंचायती राज व्यवस्था को ठीक से लागू किया जाए तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का, ग्रामीण क्षेत्र का विकास संभव है। परंतु जरूरत है ठीक से पंचायती राज व्यवस्था को शक्ति संपन्न बनाने की। किसी किसी क्षेत्र में तो चुनाव भी ठीक से नहीं होते हैं, तो समय पर चुनाव हो, समय से जो रुपए पैसे का आवंटन है वो ठीक से हो, तो ये सब काम संभव है। तो यदि पंचायती राज व्यवस्था, पैसा जितना लोट हुआ है वो तरीके से जाके लग जाए गांव के विकास में, तो ग्रामीण विकास संभव है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आज हम लोगों ने ये टॉपिक खत्म कर लिया। अब आगे हम ग्रामीण विकास के कार्यक्रम, योजनाओं की तरफ, अब योजना पढ़ेंगे सारी एक तरफा, ठीक है, जितने भी योजनाएं सब पढ़ेंगे। उसके बाद जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में हम राजस्व विभाग को देखेंगे, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे भूमि मापन। एग्जाम टाइम पे आपको पढ़ाऊंगा। रिलैक्स होकर पढ़ते रहो, मजे से पढ़ते रहो, अपना प्यार देते रहो और मैक्सिमम शेयर करते रहो। लाइक का बटन जरूर दबा दिया करो। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।